अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर में। मतलब ये एक आईसीसीपीआर के जैसा ही ये एक कोवेनेंट है, जो कि ठीक उसी तरीके से जैसे आईसीसीपीआर यहाँ पे गवर्न करता है, ये भी उसी तरीके से ही गवर्न करता है। इन दोनों एक ही साल में भी बनाए गए थे, बट द डिफरेंस ये है कि ये जो ICESCR है, ये आईसीसीपीआर से इस तरीके से यहाँ पे अलग है कि आईसीसी मतलब ये जो वाला है ESCR जो है, इसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात किया गया है और उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात किया गया है। अब बेसिकली अगर हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों का ये जो दोनों टाइप के सिविल राइट्स के ये जो हम दोनों टाइप के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, हमें इसके ऊपर में सबसे पहले बात करना पड़ेगा और उसके बाद हमें बात करना पड़ेगा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में। मतलब बेसिकली हमें ये दो अलग अलग टाइप्स के जो राइट्स हैं, इन दोनों के बारे में सबसे पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो देखो, दोनों ही एक तरीके के ह्यूमन राइट्स ही हैं, दोनों ही वो राइट्स हैं जो कि हर एक इंसान को मिलना चाहिए। बट जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नीड एकदम इमीडिएट होता है, जिनका ज़रूरत हमें एकदम से पड़ता है। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल पाता तो फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता है। बट उसी तरीके से कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं जो कि अगर नहीं भी मिले तो भी ठीक है, बट अगर मिल जाए तो लाइफ और अच्छा और थोड़ा मीनिंगफुल हो सकता है। तो उसी सेंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो ICESCR है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है कि कोई भी ह्यूमन राइट जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल तरीके का है, ये उसको गवर्न करता है। और ये जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स से इस तरीके से अलग हैं कि पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स आर द बेसिक राइट्स जो कि हर एक को मिलना चाहिए। बट ये जो राइट्स हैं, ये इकोनॉमिक से, सोसाइटी से और कल्चर से यहाँ पे जो है ये रिलेटेड होते हैं एंड ये भी ज़रूर मिलना चाहिए। बट अगर हम एक डिमार्केशन करें कि कौन से राइट्स का हमें इमीडिएट ज़रूरत है, कौन से का ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें हम ये पता चलेगा कि सिविल एंड पॉलिटिकल वो राइट्स हैं जो कि एकदम से इमीडिएटली ही हमें ज़रूरत होती है। और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिन राइट्स के ऊपर में अगर हमें वो बाद में भी चल के मिलता है, मतलब बेसिकली ये वो सेकेंडरी राइट्स हैं जो ज़रूरी ये भी हैं, बट अगर हम इम्पोर्टेंस और एकदम इमीडिएट नीड के तरीके से कंपेयर करें तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का ज़्यादा ज़रूरत होता है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन द पास्ट देयर हैज़ बीन अ टेंडेंसी टू स्पीक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एज इफ दे वेर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. While the Universal Declaration of Human Rights made no distinction between rights, the distinction appeared in the context of the deepening Cold War tensions between East and West. The market economies of the West tended to put greater emphasis on civil and political rights, while the centrally planned economies of the Eastern Bloc highlighted the importance of economic, social, and cultural rights. This led to the negotiation and adoption of two separate covenants, one on civil and political rights and other on economic, social and cultural rights. However, this strict separation has since been abandoned and there has been a return to the original architecture of the Universal Declaration. In recent decades, human rights treaties such as the Convention on the Rights of the Child or the Convention on the Rights of Persons with disabilities have integrated all rights. Second, economic, social and cultural rights have been seen as requiring high levels of investment, while civil and political rights are said simply to require the state to refrain from interfering with individual freedoms. It is true that many economic, social and cultural rights sometimes require high levels of investment, both financial and human, to ensure their full enjoyment. However, economic, social and cultural rights also require the state to refrain from interfering with individual freedoms, for instance trade unions or the right to seek work of one's choosing. Similarly, civil and political rights, although comprising individual freedoms, also require investment for their full realization. For example, civil and political rights require infrastructure such as functioning court system,
prisons, respecting minimum living conditions for prisoners, legal aid, free and fair elections and so on. Finally, in reality, to the enjoyment of all human rights is interlinked. मतलब बेसिकली अगर हम सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल के बीच में अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन ले आने की बात करें, तो ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, ये सबसे बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि हर किसी को मिलना चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यहाँ पे होते हैं, ये वो राइट्स होते हैं जो कि मतलब दे आर, ये एक तरीके का सेकेंडरी राइट है, या फिर ये अगर मिलता है तो भी बहुत बढ़िया, और अगर नहीं मिलता है तो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के, मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स का जितना भी मतलब जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट की बात की जाती है, तो ये जो दो कंसेप्ट हैं इनको अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाता। जैसे मैंने अभी एक बेसिक यहाँ पे डिफरेंस यही कह दिया कि दोनों का इमीडिएट नीड के ऊपर में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। बट जो भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशंस होते हैं, वो लोग इन दोनों को अलग नहीं देखते हैं, ठीक है। बट अब अगर इन दोनों को अलग नहीं देखा जाता है तो फिर ये मतलब ये वाई डिड यहाँ पे दो अलग क्यों यहाँ पे कन्वेंशंस बनाए गए हैं? तो उसका मेन रीज़न यही है कि जब यूडीएचआर बना था, तो यूडीएचआर के बनते वक्त उसने किसी भी तरीके का मतलब एक डिमार्केशन नहीं किया कि ये जो राइट है ये पॉलिटिकल और सिविल में आएगा और ये जो राइट है ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल में आएगा। बट जैसे जैसे मतलब यूडीएचआर के बाद जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमीज का यहाँ पे ग्रोथ आने लग गया, मतलब बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ हमारा ही देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज़ वहाँ पे आज़ाद हुए थे। अब जो कंट्रीज़ वहाँ पे नए नए तरीके से वहाँ पे आज़ाद हो रहे थे, तो उन कंट्रीज़ ने ये बात को समझा कि एक कंट्री को यहाँ पे चलाए रखने के लिए इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर में ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। यानी कि बेसिकली कोई भी आदमी जब एक इकोनॉमी में रहता है या फिर एक बेसिकली इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइट्स हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, ये चीज़ इकोनॉमिक राइट्स कहलाता है। तो जब ये सारे कंट्रीज़ जो कि उस टाइम पे नए नए तरीके से जिनका डेवलपमेंट हो रहा था, जो कि बेसिकली नए नए तरीके से आज़ाद हो रहे थे, तो इन सारे कंट्रीज़ ने इस बात के ऊपर में ध्यान दिया कि हमें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को बेसिकली मेन तरीके से लेकर के चलना चाहिए। और जो वेस्ट के कंट्रीज़ थे, वो कंट्रीज़ पहले से ही डेवलप्ड थे, तो उनको इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर में उतना ज़्यादा ध्यान उन लोगों को देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक डिफरेंस इन ओपिनियन उस टाइम पे फॉर्म हुआ था, जब नए नए तरीके से, मतलब ये 1966 के ही आसपास के अगर मैं टाइम की बात करूँ, तो बेसिकली हुआ क्या कि क्योंकि उस टाइम पे जो है ये सारे मतलब बेसिकली वहाँ पे इस टाइप का सोच दो डिमार्केशंस वहाँ पे वो बना चुका था। सो फॉर दिस रीज़न ये दो अलग अलग तरीके के जो कोवेनेंट्स हैं वो इनको बनाया गया। एक जिसको हम लोग सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के साथ डील करने के लिए बनाए थे, और एक जो कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के साथ डील करने के लिए हमने यहाँ पे उसको बनाया हुआ था। तो यही इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है कि दोनों ही ह्यूमन राइट्स ही हैं, बट इन दोनों में बस इनका जो इमीडिएट नीड के बारे में बात करें उस व्यू पॉइंट के हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है, या फिर अगर कहे तो ये डिफरेंशिएशन पहले यहाँ पे था। बट अगर हम अभी की बात करते हैं तो रिसेंट पीरियड में जितने भी ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट्स आए हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग जितने भी ट्रीटीज़ और लॉज इंटरनेशनल स्फीयर में साइन हुए हैं, वहाँ पे अब ऐसा कोई डिफरेंशिएशन दिखाई नहीं देता है। वहाँ पे कोई भी ऐसा डिमार्केशन अब हम नहीं देखते हैं कि सिविल एंड पॉलिटिकल को एक अलग तरीके से देखा जाए और इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल को एक अलग तरीके से देखा जाए। रिसेंट एरियाज़ में जितने भी जितने भी तरीके के हमने इकोनॉमिक ये देखे हुए हैं, मतलब लॉज देखे हुए हैं, उनके हिसाब से सारे राइट्स को एक ही छतरी के अंदर में या फिर एक ही व्यू पॉइंट से देखा गया है, स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट करके नहीं देखा गया है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो इसका आने का चांसेस नहीं था, बट बेसिकली इन ऑर्डर टू
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये सारी बातें हम यहाँ पे देख रहे थे। अब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो अब इन दोनों के ऊपर में जो ये है, मतलब बेसिकली जो रेलिवेंट कोवेनेंट है उनको यहाँ पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला तो वही है, ICCPR represents and protects the human rights of first generation and ICESCR represents and protects the human rights of second generation। मतलब अब ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वो राइट्स जिनका इमीडिएट नीड है, जो अगर नहीं मिलते हैं तो कोई भी आदमी नहीं रह सकता। ये ICCPR के अंदर में आता है। और ICESCR उन राइट्स को गवर्न करता है, बेसिकली इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को यहाँ पे गवर्न करता है, जो कि सेकेंड जनरेशन के हैं, और जो कि सेकेंड जनरेशन के होने के कारण जो कि अगर बाद में भी मिलते हैं तो वो ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। फिर ICCPR जो है वो कल्चरल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में यहाँ पे बात करता है, जो कि हम जानते ही हैं, और ये इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में यहाँ पे बात करता है। ये तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। द राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन ICCPR आर नेगेटिव इन कैरेक्टर जस्ट लाइक द प्रोविजंस इन द इंडियन पिनल कोड। मतलब बेसिकली ICCPR में जो मतलब बेसिकली ICCPR का जो लैंग्वेज है वो एक नेगेटिव तरीके से कहा गया है। मतलब स्टेट्स को क्या नहीं करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, वो बातें यहाँ पे कहा गया है। बट ICESCR जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से बात करता है। मतलब बेसिकली स्टेट को क्या यहाँ पे करना चाहिए, कौन कौन से एक तरीके का ये लगाना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, वो सारी बातें ICESCR में है। मतलब दोनों ही ह्यूमन राइट्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं, बट दोनों की अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर में, मतलब बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज और द स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो ICCPR है वो उन लॉज, वो उन राइट्स के बारे में बात करता है, या फिर उन मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बात करता है जो कि स्टेट्स को नहीं करना चाहिए। और ICESCR जो है वो उन राइट्स या मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बात करता है जो कि स्टेट्स को बिल्कुल से करना चाहिए। फिर द जुडिशियल रेमेडीज आर प्रोवाइडेड टू द अग्रीव्ड पर्सन इन केस द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर वायलेटेड बाय द स्टेट्स। The aggrieved person can claim before the Central Human Rights Commission, Human Rights Court, State Human Rights Commission and other domestic tribunals. There is no scope for judicial remedies. ये एक बहुत बड़ा बात है कि ICCPR में अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो उसके रिगार्डिंग उसके पास में जुडिशियल रेमेडी का वहाँ पे वो बात बताया गया है। बट इन द सेम मैनर अगर हम देखें, सॉरी इन द सेम मैनर नहीं, ICESCR जो है उसमें अगर किसी का इकोनॉमिक, सोशल या फिर कल्चरल राइट अगर वायलेट होता है तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं स्टेटेड है कि हाँ ये करने से तुमको ये रेमेडी मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ICESCR है ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट या फिर ये एक पॉजिटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, एंड इसकी वजह से जितने भी कंट्रीज़ ICESCR को फॉलो करते हैं उन कंट्रीज़ को एक तरीके से हम एक एडवाइस कह सकते हैं कि ये ऐसे एडवाइस हैं जो कि हमें फॉलो यहाँ पे करना चाहिए, बट हमें फॉलो करना ही होगा ऐसा नहीं है। बट ICCPR में जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था कि उसका जो आर्टिकल नंबर शायद उसका शायद आर्टिकल नंबर 28 था, जो कि वहाँ पे बेसिकली इस बारे में बात करता था कि ये लॉ यहाँ पे बाइंडिंग है और इसके हिसाब से सारे जो भी स्टेट्स हैं उनको इसमें कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा। वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को साथ कुछ गलत हो जाता है तो वहाँ पे वो कुछ खास नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब ये अब इसका जो कंसेप्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के जैसा है जिसका वायलेशन किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है, और अगर हम यहाँ पे वायलेशन कर भी देते हैं तो इससे जुडिशियल रेमेडीज़ वगैरह मिल सकती हैं। बट जो ICESCR का है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह है। मतलब जैसे हमारे इंडियन कंट्री को या फिर इंडिया का जो गवर्नमेंट वगैरह है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ कुछ ऐसे सुझाव दिए जाते हैं कि इस तरीके से देश को चलाना है, बट अगर इन केस वो नहीं भी चला पाते हैं फिर भी उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वही चीज़ ICESCR के ऊपर में है। अब अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर में एक नोट लिखने का, तो ये तो खैर एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि
ह्यूमन राइट्स को गवर्न करता है, जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल तरीके के होते हैं। तो द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी adopted by the UN General Assembly in 1996 थ्रू, ये तो खैर ठीक है, अब ये सब हमें उतना ध्यान नहीं रखना। इट कमिट्स पार्टी टू वर्क टुवर्ड्स द ग्रांटिंग ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन नॉन सेल्फ गवर्निंग एंड ट्रस्ट टेरिटरीज। मतलब बेसिकली ऐसे स्टेट्स, एक सेकेंड, मतलब बेसिकली यहाँ पे वही बात बताया गया है। नॉन सेल्फ गवर्निंग और ट्रस्ट टेरिटरीज का मतलब होता है कोई अगर, अब जैसे बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जो कि खुद, मतलब सॉरी बहुत नहीं, बट कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो कि खुद नहीं अपने आप को गवर्न कर पाते हैं, तो वो किसी बाहरी पावर को इस्तेमाल करके खुद को गवर्न करते हैं। तो खैर हमें उतना यहाँ पे नहीं देखना। बेसिकली जितने भी कंट्रीज़ इसको रैटिफाई करेंगे वो वो सारे के सारे कंट्रीज़ अपने सभी सिटीजन्स को इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यहाँ पे देंगे। अब इसमें बेसिकली कौन कौन से राइट्स आते हैं, तो लेबर राइट हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, एजुकेशन का हो गया, एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का राइट हो गया, तो ये सारे इसके अंदर में आते हैं। अब अगर हम इसमें मेंबर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें 172 गो पार्टी है। फर्दर 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स हैव साइंड बट नॉट रेटिफाइड द कोवेनेंट। मतलब यूएस ने जो है इसको साइन किया है, मतलब इसमें अग्री किया है, बट रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई मतलब अपने हिसाब से उसको लागू नहीं किया है, जो कि यूएसए हर चीज़ में करता है। Now the ICECR is a part of the International Bill of Human Rights. हाँ, इंटरनेशनल बिल ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है उसमें ये भी आता है, विद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द ICCPR इंक्लूडिंग द लेटर्स फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शनल protocols. The covenant is monitored by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. अब ये एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे ICCPR को यहाँ पे अगर हमें ये करना था, ICCPR के लिए जो बॉडी था वो ह्यूमन राइट्स कमेटी था, बट यहाँ पे UN कमेटी है ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। The ICESCR has its roots in the same process that led to the Universal Declaration of Human Rights. A declaration on the essential rights of a man had been proposed in the 1945 San Francisco Conference, which led to the founding of the United Nations, and the Economic and Social Council was given the task of drafting it. Early on this process, the document was split into a declaration setting forth general principles of human rights and a convention or covenant containing binding commitments. The former evolved into the UDHR and was adopted on 10th December 1948. Drafting continued on the convention, but there remained significant differences between UN members on the relative importance of negative civil and political versus positive economic, social and cultural rights. These eventually caused the convention to be split into 2 separate covenants, one to contain civil and political rights and the other to contain economic, social and cultural rights. The 2 covenants were to contain as many similar provisions as possible and be open for signatories simultaneously. Each would contain an article on the right of all peoples of self-determination. मतलब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि एक डिक्लेरेशन ऑन द इसेंशियल राइट्स ऑफ मैन, ये नाम का एक डॉक्यूमेंट था जो कि 1945 में सैन फ्रांसिस्को में प्रपोज किया गया था। अब इसी के तहत जो यूनाइटेड नेशंस है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो था यूनाइटेड नेशंस का, उसको ये यहाँ पे ये जॉब दिया गया कि उसको ये जो डॉक्यूमेंट है, मतलब बेसिकली जब यूएन इस्टेब्लिश हुआ तो डिक्लेरेशन ऑन द इसेंशियल राइट्स ऑफ अ मैन, उसको बेसिकली इस्टेब्लिश करने की बात वहाँ पे की गई, ठीक है। लेकिन इसमें जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल था उसको ये काम दिया गया था कि आप इस डॉक्यूमेंट को बनाइए, मतलब एक आदमी के बेसिक राइट्स क्या क्या होने चाहिए इसके ऊपर में जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाइए। अब हुआ क्या कि प्रोसेस में ही ये जो डिक्लेरेशन बनने वाला था एसेंशियल राइट्स ऑफ मैन के ऊपर में, ये 2 तरीक़ों से, मतलब इसमें से एक डिक्लेरेशन को हटा दिया गया जहां पे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को दे दिया गया था, एंड अ कन्वेंशन और कोवेनेंट कंटेनिंग बाइंडिंग कमिटमेंट। मतलब ये जो डिक्लेरेशन को बनाने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उस डिक्लेरेशन को 2 भागों में बांट दिया गया। एक जहां पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को कहा गया, और दूसरा वहां पे जहां पे कि ये कहा गया कि
बाइंडिंग, मतलब बेसिकली ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन इसेंशियल राइट्स ऑफ मैन जो था, इसका एक डॉक्यूमेंट बनने वाला था। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये बनते बनते दो भागों में बट गया, एक जो कि जनरल प्रिंसिपल्स को गवर्न करता था और एक जो कि बाइंडिंग प्रिंसिपल्स को गवर्न करता था। अब ये जो बाइंडिंग प्रिंसिपल्स वाला जो पोर्शन था वो मतलब वो उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाया, मतलब वो लाइमलाइट में नहीं आया, लेकिन वो जो जनरल प्रिंसिपल्स वाला जो पोर्शन था वो बन गया यूडीएचआर, ठीक है। और ये जो बाकी का पोर्शन अभी भी बाकी रह गया था, जिसमें कि उन बाइंडिंग वाले राइट्स के बारे में बात करना था, तो ये जो बाइंडिंग राइट्स वाला पोर्शन ये अब अभी भी इनकम्प्लीट था। अब जब इसके ऊपर में काम चलने लगा तो बहुत सारे जो भी इनके ये थे बनाने वाले लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों का एक ये कहना था कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और दूसरा होता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, इसी वजह से हमें इनको अलग करके रखना चाहिए और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को हमें अलग करके रखना चाहिए। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो नेगेटिव राइट्स होते हैं एंड ये जो होते हैं ये पॉजिटिव राइट्स होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाला जो चीज़ था वो आईसीसीपीआर बन गया, और जो सेकंड वाला था जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए था वो ईसीईएससीआर बन गया। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे गवर्न करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छे खासे सेक्शंस हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे इसका जो पहला पार्ट है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है, इंक्लूडिंग द राइट टू फ्रीली डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल स्टेटस, परस्यू देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल गोल्स एंड मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज। इट रिकॉग्नाइजेस अ नेगेटिव राइट ऑफ अ पीपल नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स मीन्स ऑफ सब्सटेंस एंड इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन दोज पार्टीज still responsible for non-self governing and trust territories to encourage and respect their self determination। मतलब बेसिकली जैसे वहाँ पे आईसीसीपीआर के स्टार्टिंग में बात किया गया था कि ये जो बेसिकली उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन सारे सिटीजन्स का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे भी उस बारे में बात की, यहाँ पे भी उसके बारे में बात किया गया है। और ये कहा गया है कि किसी भी आदमी का जो ये इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है वो नहीं हटाया जाना चाहिए और सभी के ऊपर में जो है ये ऑब्लिगेशन रहना चाहिए कि वो इस तरीके मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ वो उनका काम हो सके। मतलब हर एक आदमी का एक पॉलिटिकल स्टेटस है, उसका एक पॉलिटिकल वैल्यू है, ये इसमें माना जाना चाहिए। फिर आर्टिकल 2 से लेके 5 तक जो है इट एस्टैब्लिशेस द प्रिंसिपल ऑफ progressive realization. It also requires the right to be recognized without discrimination of any kind as to race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. The rights can only be limited by law in a manner compatible with the nature of the rights and only for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society. मतलब बेसिकली जो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन का जो यहाँ पे बात है वो ये कहता है कि जैसे जैसे एक कंट्री प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे उसे और भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स को रियलाइज़ करना है, लेकिन उसको उनको भी इंक्लूड करके रखना है। और ये जितने भी राइट्स होंगे वो हर एक आदमी के पास विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अवेलेबल होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में, तो यहाँ पे एक, अब देखो यहाँ पे जो राइट्स हैं वो वहाँ के कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर में यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वर्क अंडर जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस विद द राइट टू फॉर्म एंड जॉइन ट्रेड यूनियंस। मतलब एक आदमी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने बेनिफिट के लिए एक अच्छा और सुरक्षित काम करने के वातावरण में काम कर सके, उसको एक जस्ट एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपना काम कर सकता है। और उसको राइट टू फॉर्म एंड जॉइन ट्रेड यूनियंस का भी यहाँ पे ये दिया गया है। फिर सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सोशल इंश्योरेंस, मतलब जैसे अब जो ईएसआई वगैरह होता है तो इसका भी राइट दिया गया है कि उसको सोशल सोसाइटी, एक सोशल सिक्योरिटी मिले ताकि
उसके साथ अगर कभी कोई यहाँ पे गलत हो जाता है तो उसको मॉनेटरी कंपनसेशन मिल सके। ये जो ESI वगैरह का जो कंसेप्ट है वो इसी के थ्रू यहाँ पे इवॉल्व हुआ है। फिर फैमिली लाइफ इंक्लूडिंग पेरेंटल लीव एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, एक आदमी के पास ये भी यहाँ पे राइट होता है कि अपने परिवार के साथ अपना लाइफ बिताने के लिए उसे छुट्टी वगैरह मिलना चाहिए, ये भी इसके अंदर में बताया गया है। फिर एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो जो जीवन जी रहा है उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें कि एक अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आना चाहिए। और ये जो है ये समय के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट भी आना चाहिए, ये नहीं कि बस एक ही बार में उसको बना करके छोड़ दिया। फिर हेल्थ के ऊपर में जो है काम होना चाहिए, स्पेसिफिकली द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एक आदमी का जो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के ऊपर में उसका मतलब उसका दोनों हेल्थ सही रहे, ये भी उसका एक ह्यूमन राइट है। फिर एडुकेशन उसको मिलना चाहिए, एक ऐसा एडुकेशन जो कि फ्री हो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो, एंड जितना मतलब जो उसके लिए ज़्यादा अच्छा हो वो वाला, ये नहीं कि एडुकेशन के नाम पे बहुत मतलब कुछ भी वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये एडुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो पूरे तरीके से जो उसका ह्यूमन पर्सनालिटी और डिग्निटी है वो यहाँ पे डेवलप कर सके, और उसका जो कल्चरल लाइफ है वो उसमें यहाँ पे ये कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स आर राइट्स दैट ऑब्लिग आइदर एक्शन और इन एक्शन, मैनी ऑफ दीज अफोरमेंशन राइट्स इंक्लूड स्पेसिफिक एक्शंस विच मस्ट बी अंडरटेकन टू रियलाइज देम, एज दे आर पॉजिटिव इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स दैट गो बियॉन्ड रिलेटिवली इन एक्शन बेस्ड सिविल एंड पॉलिटिकल नेगेटिव राइट। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि इसमें पॉजिटिव तरीके से दिया गया है, जो करना चाहिए वो दिया गया है, ये नहीं कि जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर अब इसका जो पार्ट 4 है वो यहाँ पे जो गवर्निंग और रिपोर्टिंग बॉडी है उसको यहाँ पे गवर्न करता है। मतलब बेसिकली ये जो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर जिसे हम कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहते हैं, ये इसका गवर्निंग बॉडी है। और पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के केस में ह्यूमन राइट्स कमेटी उसका गवर्निंग बॉडी था, जो कि यहाँ पे रिकमेंडेशन देगा और टू मेक जनरल रिकमेंडेशन टू द UN जनरल असेंबली ऑन अप्रोप्रिएट मेजर्स टू रियलाइज द राइट्स, गवर्न्स रैटिफिकेशन, एंट्री इनटू फोर्स एंड अमेंडमेंट ऑफ द कवर्न। पार्ट 4 उतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन यहाँ पे यही मेन बात है कि इसमें जो गवर्निंग बॉडी की बात की गई है वो गवर्निंग बॉडी सिर्फ यहाँ पे एक एडवाइजरी का काम करता है। जैसा कि हमने उस केस में ICCPR के केस में देखा था, तो ICCPR के केस में जैसे वहाँ पे दिया हुआ था कि वो रिपोर्ट वगैरह मांग सकता है, तो वैसा कुछ हम यहाँ नहीं देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एज रिकॉग्नाइज्ड इन द कोवेनेंट्स ऑफ 1966, तो ये दोनों एक ही टाइम पे जो है इन लोगों को ये किया गया था, मतलब इसको यहाँ पे पास किया गया था। सो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स सेट आउट इन ICCPR एज फर्स्ट जनरेशन राइट्स होल्ड greater importance in comparison to economic and social and political rights as set out, sorry, economic, social and यहाँ पे cultural होगा, political नहीं होगा, as set out, मतलब बेसिकली उनका जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है, वो सबसे पहले मिलना चाहिए, ये बाद में मिलना चाहिए। ये सेकेंड जनरेशन का राइट है, वो फर्स्ट जनरेशन का राइट है। द ICCPR प्रोटेक्ट सिविल पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम्स। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ CP राइट वुड बी वंस राइट टू लाइफ, दिस राइट इज एब्सोल्यूट। ऑन द अदर हैंड ICECR प्रोटेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट एंड राइट टू एजुकेशन। ESC राइट्स हैव हिस्टोरिकली बीन नोन टू कंसर्न द क्वालिटी। देखो सबसे पहला बात है, अब ये हम खुद देख सकते हैं कि ICCPR जो है वहाँ पे राइट टू लाइफ के बारे में बात किया गया है, एंड यहाँ पे बात किया गया है एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। अब ये दोनों हमें एक ही जैसा लग सकता है, बट डिफरेंस ये है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ यहाँ पे ज़िंदगी जीने की हम बात कर रहे हैं, बट जब हम बात करते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में, देन इन दैट सिचुएशन वी बेसिकली टॉक अबाउट दोज राइट्स जो कि उसको और मीनिंगफुल बनाते हैं।
आईसीसीपीआर में सबसे पहले राइट टू लाइफ बता दिया गया, जो कि अगर मेरे को अगर जीने का ही यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होगा तो मैं बाकी सारी चीज़ों को लेकर के क्या करूँगा। बट आईसीसीपीआर ने जो मुझे यहाँ पे जीने का अधिकार दिया है, सिर्फ उसी से नहीं होगा, जीने के अधिकार के साथ साथ मेरा जो लाइफ है वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। तो उसके लिए ICESCR में एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात किया गया है। Now, when discussing the equality concerning both set of rights, should examine the wording of both covenants. The ICCPR article states each state party to the present covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and jurisdiction, while the ICESCR states each state party to the present covenant undertakes to take steps individually and through international assistance and cooperation. The ICCPR wording of the state action is far more direct and urgent in comparison to the gradual action that states are encouraged to take in the wordings of the ICESCR. मतलब बेसिकली ICCPR ये कहता है कि जो भी स्टेट्स होंगे वो मतलब बेसिकली इन सारे स्टेप्स को लेंगे जिससे कि वो सारे ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे और ये इंश्योर करे कि वो सभी के लिए अवेलेबल है। बट अगर हम बात करते हैं ICESCR के बारे में, तो यहाँ पे जो है बस स्टेप्स लेने के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट या फिर कोई एकदम से एक डायरेक्ट डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे बात नहीं किया गया है। As well as the wording of the two covenants, the view that social, economic and cultural rights are reliant on resources and direct government intervention also plays a role in these rights being undervalued. When implementing the ICESCR, the state is in a position where it has to consider the resources that it has available to supply the justice, whereas the ICCPR is not dependent on resources, giving the states an easier approach to implement and uphold this resource. मतलब basically जो ESCR होता है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है। अब अगर ये राइट्स के बारे में हम बात करें तो ये राइट्स उन सिचुएशंस में अप्लाई होंगे जहाँ पे इन राइट्स का ये होगा, जहाँ पे ये राइट्स वायलेट होंगे वहाँ पे ये इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है वो उनके वहाँ पे काम आएगा। अब ये जो ICESCR है या फिर ये जो इकोनॉमिक, सोशल, ये सारे जो राइट्स हैं, ये सारे राइट्स उन कंट्रीज़ में ज़्यादा अप्लाई होते हैं जिन राइट्स में, जिन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो बेसिकली अगर ये कहा जाए तो ESC जो राइट्स हैं उनको मैनेज करना थोड़ा सा ज़्यादा महंगा काम है। ठीक है, फिर जो CP राइट्स है वो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन राइट्स हैं, लेकिन ESC जो है वो एक सेकेंड जनरेशन राइट्स हैं। बट ये एक बहुत ही जनरल हमने यहाँ पे बोल दिया है। These descriptions have been misinterpreted by individuals and have led to the misunderstanding that ESC rights are less important. ठीक है, लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है बट उतने भी हाई इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक डिग्री के तहत हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं। ठीक है, दिस इज शोन इन द केस वेयर द US गवर्नमेंट इन 1982 argued that rights that no government can infringe, CP rights, would never be watered down to the status of rights which the government only has an obligation to secure. This is a prime example of where states have openly placed importance on one set of rights over the other. मतलब ये जो CP rights हैं, ये CP rights यहाँ पे बात करते हैं उन राइट्स के बारे में जो कि फर्स्ट जनरेशन के हैं एंड सेकेंड जनरेशन के हैं ESC, बट दैट डज नॉट मीन कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये लेस इम्पॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ फाउंड इट रिलेटिवली ईजियर टू इम्प्लीमेंट CP राइट्स, क्योंकि ये तो इसके लिए कुछ खास यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है। बट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा भी होता है। ठीक है, अब इसका एक लास्ट में फिर से यहाँ पे भी दिया गया है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इंक्लूड द राइट्स टू एडिक्वेट फूड, टू एडिक्वेट हाउसिंग, टू एजुकेशन, टू हेल्थ, टू सोशल सिक्योरिटी, टू टेक पार्ट इन कल्चरल लाइफ, टू वाटर एंड सैनिटेशन एंड टू वर्क। मतलब ये बेसिकली इन सारे स्फीयर्स को ये करता है, गवर्न करता है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आर द फ्रीडम्स, privileges and entitlements that individuals and communities require to live a life of dignity. These human rights include the right to food, housing, health, education, cultural identity and more.
मतलब बेसिकली ये वो राइट्स हैं जो कि लाइफ को थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाते हैं, बट जो राइट्स एकदम लाइफ के लिए बेसिक ही नीड हैं वो सारे इसके अंदर में आते हैं, वो सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इन टोटल हमने यहाँ पे जो 4 चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आफ्टर दैट इसके बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर है वो है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि औरतों का जो ह्यूमन राइट वायलेशन था वो हमेशा से ही ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू मेन। इन आदमी का मतलब औरतों का जो ये है वो ज़्यादा हुआ है, बट इन मतलब पुरुषों का भी ये नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि पुरुष का कभी कोई ह्यूमन राइट वायलेट ही नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो पोर्शन है ये मतलब ये जो कोवेनेंट है ये किन चीज़ों के ऊपर में बात करता है वो हम इसके अंदर में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम इसके बाद जो है हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर जो औरतों के राइट्स के बारे में बात करता है वो स्टार्ट होगा।